अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट जो हम हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी कर रहे थे, फास्फे पायरोफास उसकी पीटीएच की, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम फास्फेट की। तो उसके साथ हमने टॉप पार्ट वन हमने क्लियर कर लिया था इसका वीडियो का। और पार्ट टू हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कैल्शियम एक्सचेंज बिटवीन बोन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। कैल्शियम एक्सचेंज किस तरह होता है? अगर तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन, कैल्शियम बहुत ही रेगुलेटेड इसकी कंसनट्रेशन बॉडी में होती है। अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो आईवी में इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर आफ्टर 30 to 60 मिनट, 1 घंटे, आधे से 1 घंटे में क्या होगा कि वो नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर कैल्शियम को विड्रॉ कर लिया जाए बॉडी से, तो कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, तो आधे घंटे से 1 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी, कंसनट्रेशन उसकी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, इसको कहते हैं कि बफरिंग मैकेनिज़्म है। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये बफरिंग मैकेनिज़्म है। प्रोवाइड्स एक्सचेंजेबल कैल्शियम। ठीक है, ये एक्सचेंजेबल कैल्शियम होता है जो मतलब कि कम हो तो ज़्यादा हो तो फिर नॉर्मल हो जाता है, कम हो तो फिर भी बाद में नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, एक्सचेंजेबल कैल्शियम जो मोस्टली बोन्स में होता है, ठीक है, वो 0.4 to 1% ऑफ द टोटल बोन कैल्शियम होता है। ठीक है। और थोड़ा सा ये बाकी टिश्यूज़ में होता है, जिस तरह लीवर में हो गया, जीआईटी में हो गया। और जो बोन के अंदर होता है ना, वो क्या करता है, वो होता है डिपॉजिटेड इन द बोन टू फॉर्म द रेडली मोबाइलेबल साल्ट सच एज द CaHPO4, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। एंड अदर अमोर्फस साल्ट्स। ठीक है, अदर अमोर्फस साल्ट्स की फॉर्म में मौजूद होता है ये कैल्शियम। ठीक है, ये देखें कि कैल्शियम तो है ना, यहाँ पे कैल्शियम है, तो ये रेडली अवेलेबल फॉर्म में होता है। अच्छा, डेपोजिशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम ऑफ द बोन, रिमॉडलिंग प्रोसेस। रिमॉडलिंग क्या, टर्नओवर क्या होता है, रिमॉडलिंग क्या होता है? अच्छा, 10% जो हमारे स्केलेटल मसल है ना, ये इसका 10% जो है वो पर ईयर, मतलब कि एक साल में 100 दिन में। और ये बहुत मतलब कि जो कम्पैक्ट बोन है वो 100 दिन में रिमॉडलिंग होती रहती है, मतलब न्यू टिश्यूज़ बनते हैं, न्यू बोन्स बनती हैं, वो 10%। ठीक है। तो 2% जो 200 दिन में स्पॉन्जी बोन जो है ना, वो उसकी जो टर्नओवर होती रहती है 10% ऑफ द स्केलेटन ऑफ ओवर ह्यूमन बॉडी स्केलेटन। ठीक है। डिपोजिशन ऑफ द बोन बाय द ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट की बोन में डिपोजिशन। अच्छा, जो बोन जो होती हैं ना, वो ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना, बोन की डिपोजिशन कराते हैं, ओस्टियोक्लास्ट ये ऑब्जर्वेशन करवाते हैं। हम देखेंगे कि ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, कहाँ से बनते हैं, फिर ओस्टियोक्लास्ट का एक्शन क्या होता है, ये हम सारा डिटेल में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दैट ओस्टियोब्लास्ट डिपॉजिट करवाते हैं, बोन की डिपोजिशन करवाते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं ओस्टियोक्लास्ट। यहाँ पे देखें कि ये जो है ये फाइब्रस पेरियोस्टियम है, और नीचे फाइब्रोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ओस्टियोब्लास्ट हैं, और यहाँ पर भी ओस्टियोब्लास्ट हैं, यहाँ पर देखें। और ये ओस्टियोक्लास्ट जो हैं यहाँ पर देखें। ठीक है, और यहाँ पर वेन्स के इर्द गिर्द। ठीक है, और ये बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है। ओस्टियोब्लास्ट की प्रेजेंस, ओस्टियोक्लास्ट की प्रेजेंस जो बोन में है, वो कहाँ कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे देखें, प्रोजेनेटर सेल्स हैं, कहाँ पर मौजूद हैं? ये पेरियोस्टियम है, और ये एंडोस्टियम है। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम जो लेयर्स हैं बोन की, ठीक है, उसके नीचे जो प्रोजेनेटर सेल्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनते हैं? प्रोजेनेटर सेल्स एक्चुअली स्टेम सेल्स हैं, इससे ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। और ये बोन मैट्रिक्स बनाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, जिसमें टाइप 1 कोलेजन होता है, प्रोटीग्लाइकन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिस तरह हमने पहले पढ़ा। अच्छा, बोन में एक प्रोटीन है जिसको जो कैल्शियम कैप्चरिंग करती है, जिसको कहते हैं कि ओस्टियोकैल्शिन। ओस्टियो ये प्रोटीन जो है ना, ये उसकी बोन की उसकी कैल्शियम की कैप्चरिंग करवाती है। तो ओस्टियोब्लास्ट जो हैं ये स्क्रीट करते हैं किसको? ओस्टियोइड को स्क्रीट करते हैं। ओस्टियोइड जो है ये अनमिनरलाइज्ड फॉर्म है, अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स है। फिर साथ साथ ये ना सिर्फ ओस्टियोइड स्क्रीट करते हैं, बल्कि ओस्टियोब्लास्ट साथ साथ अल्कलाइन फास्फेटेज भी स्क्रीट करते हैं। फिर अल्कलाइन फास्फेटेज क्या करता है? ये बोन की जो मिनरलाइजेशन करवाता है, इसको मिनरलाइज करवाता है, जिससे ओस्टियोब्लास्ट जो है मिनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, इसकी तो 3 काम हो गए इंपॉर्टेंट, जो बोन मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, ओस्टियोइड बनाया, और तीसरा इसका अल्कलाइन फास्फेटेज बनाया।
अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये है ओस्टियोब्लास्ट। इसके जो ओवॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है, फ्लैटेंड सेल होते हैं, ओवॉइड न्यूक्लियस होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्जी भी होता है, फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप में या भी हिस्टोलॉजी भी कर रहे हैं, देखें साथ साथ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैंटी मतलब बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत कम बेसोफिलिक होता है, फेंटली बेसोफिलिक, कम बेसोफिलिक होता है। यहाँ पे देखें कि ये ओस्टियोइड है और ये ओस्टियोब्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट के कुछ प्रोसेसेस हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, तो वो ओस्टियोब्लास्ट में, ओस्टियोइड में जाते हैं, ठीक है, ओस्टियोइड में पेंट्रेट करते हैं, और वहाँ पर एएलपी अल्कलाइन फास्फेटेज कंटेनिंग जो मैट्रिक्स है, वेजिकल है, मैट्रिक्स वेजिकल कहते हैं उनको, ये मैट्रिक्स वेजिकल बर्ड ऑफ हुए, यहाँ से बर्ड ऑफ हुए, और ये मैट्रिक्स वेजिकल, इसमें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अल्कलाइन फास्फेटेज है। यहाँ ऊपर हमने देखा कि ओस्टियोइड जो है पहले नॉन मिनरलाइज फॉर्म में होते हैं, और फिर इसको अल्कलाइन फास्फेट जो है ना मिनरलाइज फॉर्म में चेंज कर देता है। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इससे निकल रहे हैं। अच्छा, एएलपी जो लीव करता है फास्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है, फास्फेट मॉलिक्यूल्स को क्लीव करता है, तो उसमें लोकल फास्फेट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ओस्टियोइड जो है उसकी मिनरलाइज हो जाते हैं ओस्टियोइड्स, ठीक है। फिर दूसरा इसका काम क्या होता है ओस्टियोइड का, अल्कलाइन फास्फेट का, ओस्ट एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ओस्टियोकैल्सिन इंक्रीजेज द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। एक तो वहाँ पर फॉस्फेट जो है ना वो उसकी कंसनट्रेशन, एक तो फास्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही थी। अब देखिए ना, ओस्टियोइड को मिनरलाइज करना है ना, तो यहाँ पे देखें कि इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, लोकल फास्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पर ऑस्टियोकैल्शिन जो है इसकी कंसनट्रेशन भी उसी वक्त उसी लम्हे कैल्शियम की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे ऑस्टियोइड मिनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो फास्फेट की कंसनट्रेशन, इंक्रीज फास्फेट कंसनट्रेशन और इंक्रीज कैल्शियम कंसनट्रेशन, इंक्रीज फास्फेट कंसनट्रेशन, इंक्रीज कैल्शियम कंसनट्रेशन, बोथ फॉर्म द कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। बोन्स रीअब्जॉर्प्शन बाय द ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं। ये कॉलोनी फार्मिंग स्टिमुलेटिंग मोनोसाइट जो है यहाँ से ड्राइव होते हैं ये सेल्स, ठीक है, बोन मैरो में, ठीक है। ये मोनोसाइट और मोनोसाइट लाइक सेल्स होते हैं, और इसमें तकरीबन मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें तकरीबन 50 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स भी होते हैं इसमें, और इसमें लाइसोसोम जो क्या प्रोटीलाइटिक एंजाइम क्रिएट करते हैं, और यही सेल, ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल हैं, ये एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, एसिड भी सिक्रीट करते हैं। अच्छा, ये ओस्टियोक्लास्ट है ना, इसको फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी रफल्ड प्रोसेसेस हैं, ये वाले जो हैं आप देख रहे हैं, इसके रफल्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अटैचमेंट करवाते हैं ये बोन के ऊपर, बोन सरफेस के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, और ये क्या है ओस्टियोक्लास्ट, और यहाँ पर देखें कि ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट सेल पड़ा है यहाँ पे। और ये जो विटामिन डी है, पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी क्या करते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। फिर ओस्टियोब्लास्ट एक्चुअली हो क्या रहा है कि ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट करेंगे ओस्टियोक्लास्ट को, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी क्या करते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट 3 तरह की चीज़ें बनाता है, ठीक है। और एक तो ये बनाता है कि ओस्टियोप्रोटैग्रिन प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये जो है ना इनहिबिट करता है, ओस्टियोप्रोटैग्रिन प्रोटीन को इनहिबिट करता है, और इन्हेंस करता है किस चीज़ को, RANKL, ये लाइगैंड है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, RANK रिसेप्टर, ठीक है, इसके लाइगैंड को एक्टिवेट करता है, और मोनोसाइट क्लीन मोनो MCSF इसको ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है, ठीक है। ये दोनों मैकेनिज़्म। ओस्टियोप्रोटैग्रिन का काम क्या होता है, ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर जाती है, ठीक है, फर्दर इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होने देती, अगर इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होगा तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव नहीं होगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। यहाँ पे देखें कि ये रीअब्जॉर्प्शन एरिया है, ये यहाँ पे लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स क्रिएट कर रहे हैं जो प्रोटीलाइसिस करा रहे हैं इसकी बोन की, और यहाँ पे जो है एसिड सिक्रीशन हो रही है, ये देखें कि एसिड सिक्रीशन हो रही है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यहाँ पे ओस्टियोपोरटैगरिन बाइंड करेगी और यहाँ पर ये दोनों इनकी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे लाइगैंड और रिसेप्टर, ठीक है। और फिर ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव नहीं होगा, फिर ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव नहीं होगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बोन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो बोन जो है ना वो उसका बोन मैस बढ़ जाएगा, बोन मैस सही रहेगा। ये जो है आप उसमें भी दे सकते हो, जो ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस की भी डिजीज़ में भी दे सकते हो, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें आप जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड ओस्टियोपोरटैगरिन जो है वो यूज़ की जा रही है ड्रग के तौर पे, ठीक है, ड्रग के तौर यूज़ की जा रही है। ये रिफल्ड प्रोसेस मेम्ब्रेन जो है ये विलस लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, विलस लाइक प्रोजेक्शन जिस तरह के विलस होते हैं। और यहाँ देखें ओस्टियोसाइट है। अच्छा, ये जो विलस लाइक प्रोजेक्शन हैं सीक्रेट करती हैं, दो चीज़ों को सीक्रेट करती हैं। एक तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया और सिक्रेटरी वेसिकल्स इनको सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और सिक्रेटरी वेसिकल रिलीज़ करते हैं किसको, सेवरल एसिड्स इंक्लूडिंग सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये दूसरी चीज़ जो जिसको सीक्रेट करती हैं वो यहाँ पे जो हमने पहले देखा था कि प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स को, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व द बोन मैट्रिक्स, ठीक है, बोन मैट्रिक्स को वो डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया सिक्रेटरी वेसिकल रिलीज़ करते हैं सिट्रिक एसिड को, लैक्टिक एसिड को, ठीक है। और ये डिसोल्यूशन ऑफ द बोन मैट्रिक्स, डिसोल्यूशन ऑफ द बोन साल्ट्स, ठीक है, ये बोन साल्ट की डिसोल्यूशन करवाते हैं और डाइजेस्ट और डिज़ोल्व करते हैं बोन मैट्रिक्स को, ठीक है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीलाइट बोन साल्ट्स को, और एसिड जो है वो डिज़ोल्व करते हैं बोन साल्ट को, ये बोन मैट्रिक्स को और ये बोन साल्ट को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये नो एटीपी रिसेप्टर, पहले बात ये है कि पीटीएच और विटामिन डी जो है यहाँ पर इसका ओस्टियोब्लास्ट पर इसका कोई रिसेप्टर नहीं होता, और ये ओस्टियोपोरटैगरिन को इनहिबिट करती है और इन्हेंस करती है एक्टिविटी को, RANKL और MCSF को, ठीक है। RANKL और CSF जो ब्लास्ट प्रोटीन है, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट इनको बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और ये क्या करती हैं, प्री ओस्टियोक्लास्ट को ओस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, RANKL जो है रिसेप्टर है, रैंक-एल लाइगैंड है ये, ठीक है, लाइगैंड जो है ये आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं कि ओस्टियोपोरटैगरिन लाइगैंड, ओस्टियोपोरटैगरिन, क्योंकि ओस्टियोपोरटैगरिन भी इसी के साथ मिल जाता है, इसके साथ बाइंड कर जाता है, ये लाइगैंड है। और यहाँ पर ओस्टियोपोरटैगरिन रैंक रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये ओस्टियोपोरटैगरिन जाके आके बाइंड कर जाती है, मतलब कि जो लाइगैंड है इसको ओस्टियोपोरटैगरिन लाइगैंड भी कहते हैं, इसलिए इसको ओस्टियोपोरटैगरिन लाइगैंड भी कहते हैं। अच्छा, ओस्टियोब्लास्ट जो है ना ओस्टियोपोरटैगरिन प्रोड्यूस करता है, जिसको ओस्टियोजेनेसिस ओस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटरी फैक्टर, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट की जेनेसिस को इनहिबिट करने वाला जो फैक्टर है उसको कहते हैं ओस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटरी फैक्टर। अच्छा, ये एक्चुअली एक साइटोकाइन है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है, ओस्टियोपोरटैगरिन बोन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन और ओस्टियोपोरटैगरिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, एक इक्वल नहीं है यहाँ पे, इनकी एक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट है, इनकी एक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, अगर ओस्टियोपोरटैगरिन की कमी हो जाए तो बोन मैस कम हो जाता है, मतलब कि ओस्टियोक्लास्ट ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो बोन को खाते रहेंगे जिससे बोन मैस कम हो जाएगा, और बोन मैस कम हो गया तो हर वक्त फ्रैक्चर्स होते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी क्या करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं रैंक-एल लाइगैंड को, ठीक है, और ओस्टियोपोरटैगरिन की इनहिबिशन करवाते हैं। अगर रैंक-एल की को एक्टिव करेंगे तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन होगी और बोन रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको इनहिबिट करेंगे तो इसमें बोन रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस तरह हमने पूरी डायग्राम में देखा। यहाँ पे देखें कि ओस्टियोक्लास्ट जो है
इसको अगर इसकी प्रोडक्शन करवाएगा तो यहाँ पे बाइंडिंग ज़्यादा होगी, तो ये इसको एक्टिव करेगी ओस्टियोक्लास्ट को, जिससे क्या पहले था कि बोन रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, बोन रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, बोन मैस कम हो जाएगा, बोन रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो बोन मैस दोनों में कम हो जाएगा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हैं ये भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह पीटीएच और विटामिन डी काम करता है। दोनों RNKL रैंक एल और ओस्टियोपोटाइग्रिन को रैंक एल को स्टिमुलेट करते हैं और ओस्टियोपोटाइग्रिन को इनहिबिट करते हैं। सिर्फ एक एस्ट्रोजन है जो इसको ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन इसको स्टिमुलेट करता है ओस्टियोपोटाइग्रिन को। इसीलिए कहते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं उसको पोस्ट मेनोपॉजल जो एज होती है उसमें एस्ट्रोजन लेवल जब कम हो जाएगा तो ओस्टियोपोटाइग्रिन को स्टिमुलेट करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो बोन मैस जो है, बोन रिएब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा होगी तो हेल्दी बोन नहीं रहेगी, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, ठीक है। यही वजह होती है कि एस्ट्रोजन जो है एक्चुअली नॉर्मली क्या करता है कि ओस्टियोपोटाइग्रिन की प्रोडक्शन को कम करता है और बोन रिएब्जॉर्प्शन कम होती है और हेल्दी बोन्स रहती हैं। अच्छा, बैलेंस होना चाहिए रैंक एल में और ओस्टियोपोटाइग्रिन में। अगर बैलेंस कम हो, अगर यहाँ देखें कि बैलेंस अगर ओस्टियोपोटाइग्रिन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो बोन मैस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिमॉडलिंग के लिए क्या चाहिए, हमें एक बैलेंस चाहिए रिमॉडलिंग के लिए। रैंक वाल में अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी रैंक एल की, ठीक है, तो क्या होगा कि ओस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हो जाएंगे और बोन रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बोन रिएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, बोन मैस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस चाहिए हमें। तो बोन डेपोजिशन एंड रिएब्जॉर्प्शन आर नॉर्मली इन द इक्विलिब्रियम एक्सेप्ट इन द ग्रोइंग बोन में डेपोजिशन ज़्यादा होती है और रिएब्जॉर्प्शन कम होती है, ठीक है। ये देखें कि एपिफिजियल प्लेट है और यहाँ पर भी एपिफिजियल प्लेट है और ये एक सेक्शन लिया गया है जिसमें ये हेवर्सिन जो किनाल है उसमें देखें कि यहाँ पर आर्टरीज़ हैं, ठीक है, आर्टरीज़, और यहाँ पे वेन्स हैं और यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। अच्छा, बोन जो है ना वो न्यूली बोन डिपॉजिटेड एरिया, बोन बनती रहती है, ओस्टियोन जैसे कहते हैं, बोन बनती रहती है लेकिन जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स होती हैं वहाँ पर पेंट्रेट नहीं करती, वहाँ पर न्यूली बोन डिपोजिशन काजेज सीजेज अराउंड द वेसल्स एंड फॉर्म्स द हेवर्सिन कैनाल, ठीक है। और मतलब कि वेसल्स के इर्द गिर्द आके ये इसकी बोन रिएब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी, सीज़ हो जाएगी और यहाँ पर ये कैविटी छोड़ देंगी जिसको हेवर्सिन कैनाल कहते हैं। यहाँ पे लेक्यूनी देखें, कैनालिकुलाई और लेक्यूनी। अच्छा, ये बोन स्ट्रक्चर थी। अगर बोन में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, किसी बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो वो दो काम करता है फ्रैक्चर। एक तो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और दूसरा पेरियोस्टियल एंड एंडोस्टियल ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। क्योंकि बोन फ्रैक्चर हो गया और बोन को जोड़ना है ना, तो इससे फिर ओस्टियोक्लास्ट बनेगा और ओस्टियोब्लास्ट बनेगा, ठीक है। ओस्टियोब्लास्टिक टिश्यू बल्ज होगा, ठीक है, वो कैल्शियम साल्ट की न्यूली कैल्शियम साल्ट की डिपोजिशन करवाएगा। तो ये न्यूली ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स बनेगा जो कि दो अपोजिट एंड जो होंगे बोन के फ्रैक्चर्ड एंड होंगे उनको मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, उनको मिलाएगा, जिसको वो जब दो अपोजिट एंड के दरमियान बनता है उसको कहते हैं कैलस कहते हैं। ये न्यूली ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे विटामिन डी ये समझ लें कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे गाइटन के और बाकी बुक्स के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जो स्किन है, स्किन के अंदर दो स्किन की लेयर्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटम बेज़ेल हो गया, स्ट्रेटम स्पाइनोजम हो गया, स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम हो गया, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया। स्ट्रेटम बेज़ेल और उसके ऊपर जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होता है मेनली बेज़ेल में और स्पाइनोजम में, ठीक है, ज़्यादातर बेज़ेल में, ठीक है। और ये विटामिन डी की कंसनट्रेशन मौजूद होती है और ये किस फार्म में होता है, कोल कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 की फार्म में होता है, ठीक है। इसको जो है एक्टिव हो जाता है, ये किस में एक्टिव हो जाता है, ये कोल हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल की फार्म में, ठीक है। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोल कैल्सिफेरॉल की फार्म में एक्टिव हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट इसको स्किन में इसको एक्टिव कर देती है। 7 डी हाइड्रो कोल कैल्सी कोलेस्ट्रॉल 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वापस आ जाएं तो इसमें फिर क्या लीवर से हम सारे एंजाइम्स वगैरह भी देखेंगे, बस सिर्फ यहाँ पे हम गाइटन का जो है ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। इसमें 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल बनता है, ठीक है, कोल कैल्सिफेरॉल 0 हो जाता है। अच्छा, जितना ज़्यादा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल बनेगा ये इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, ये
लीवर में जो है इनहिबिटरी इफेक्ट करेगा और मज़ीद जो है इसकी प्रोडक्शन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अगर इसकी हो जाए तो फिर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है इसका। किडनी में जो है किडनी फिर उसको 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल को कन्वर्ट करती है 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में, ठीक है। ये एक्टिव फार्म है, कैल्सीट्रायोल कहते हैं इसको, विटामिन डी की एक्टिव फार्म है ये, ठीक है। किडनी इसको एक्टिव कन्वर्ट कर देती है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल एपिथेलियम पर इसका क्या इफेक्ट होता है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, उसको प्रोड्यूस करवाता है उसमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, जिसको फिर उसके बाद कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपेज, ये हम सारा कुछ देखते हैं। एल्कलाइन फास्फेटेज इसको भी ये भी देखते हैं। अच्छा, फिर इनिशियल जो एंड रिजल्ट क्या होता है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम होती है, ठीक है। प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है उसकी कैल्शियम की, ठीक है। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है इनहिबिट करती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनहिबिट करती है पीटीएच को, पैराथायरॉयड हार्मोन को। पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मली क्या करता है कि वो एक्टिव करता है, वो किडनी को एक्टिवेट करता है और 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल को 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ही नहीं है, तकरीबन 1 डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल नहीं बनता, 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल ये नहीं बनता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैराथायरॉयड हार्मोन इसकी कंसंट्रेशन के लिए। अच्छा, ये देखिए कि 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैल्शियम कंसंट्रेशन के। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि 20 जो कैल्शियम है वो लिटिल इफेक्ट करता है। जब 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल कन्वर्ट होता है 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में, तो कैल्शियम की इस कन्वर्जन में कैल्शियम का बहुत कम रोल होता है। तो फिर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जब प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 9 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना कैल्शियम की, तो जो पैराथायरॉयड सिक्रीशन है पैराथायरॉयड हार्मोन की वो सप्रेस हो जाती है। शायद जब पैराथायरॉयड हार्मोन ही नहीं होगा तो 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसी और सब्सटेंस में, ठीक है, जिसको कहते हैं 25 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में तब्दील हो जाएगा। इसकी जो वाइटामिन इफेक्ट, ठीक है, इसका वाइटामिन डी का इफेक्ट इसका नहीं होता। ये पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन में के एब्सेंस में ये सब्सटेंस बनती है, ठीक है। अच्छा, अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो 9 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये डेसीलीटर ही है, इक्वल टू डेसीलीटर, ठीक है। 10 ml जो है 100 ml है, ये डेसीलीटर के इक्वल है, ठीक है। अगर इससे इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो पीटीएच जो है वो कन्वर्ट करता है किडनी में 25 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल को 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल को 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन वो 25 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल की फॉर्मेशन डिप्रेस हो जाती है। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कैल्शियम की तो इसकी फॉर्मेशन डिप्रेस हो जाती है, और वो डिप्रेस फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज़ करती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन बोन एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। मतलब कि 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी नहीं होगा, ठीक है, ये विटामिन डी ही है ना, तो विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, ठीक है। और कैल्शियम फिर एब्जॉर्प्शन जब नहीं हो रही, इंटेस्टाइन से भी नहीं हो रही, बोन से भी नहीं हो रही, रेनल ट्यूब्यूल से भी नहीं हो रही, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है ना वो फॉल कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, विटामिन डी नहीं बना, ठीक है। और विटामिन डी जब नहीं बना तो विटामिन डी एक्चुअली एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की इंटेस्टाइन में, बोन्स में, रेनल ट्यूब्यूल्स में। जो विटामिन डी ही नहीं है तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, इन इंटेस्टाइन में, बोन एंड ट्यूब्यूल में। तो फिर क्या होगा कि मज़ीद एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो कंसंट्रेशन भी नहीं होगी, कंसंट्रेशन जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। देखें कि किस तरह ये कैल्शियम कंट्रोल करता है, इसकी नॉर्मल की तरफ आता है। जो पहले हमने मैकेनिज़्म जिसको हमने पढ़ा था कि वो शफलिंग मैकेनिज़्म था, यही वो शफलिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। यही क्या है, शफलिंग मैकेनिज़्म है। विटामिन डी डिज़ॉर्डर्स, विटामिन डी का एक्शन, ठीक है। विटामिन डी ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में क्या हुआ कि यहाँ देखिए एक्टिव फार्म ऑफ विटामिन डी वो कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपेज को स्टिमुलेट करती है, और कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपेज जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है और
और सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ ले जाता है। और ये विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, ठीक है, क्या 125 DHCC, ये फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन भी कराता है। और यहाँ पर इसका रोल है ना, यहाँ पर विटामिन डी का ये अभी अनक्लियर है, ठीक है। अल्कलीन फास्फेटेज जो है इसको यहाँ पर भी ये अल्कलीन फास्फेटेज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में मौजूद होता है। जिस तरह हमने ऊपर 3 इफेक्ट पढ़े थे कैल्शियम के विटामिन। और कैल्शियम जो है विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है 125 DHCC, ये इनहिबिट करती है कैल्शियम और फास्फोरस की रेनल एक्सक्रीशन को ये इनहिबिट करती है, ठीक है, ये एक्सक्रीट नहीं होने देती। और उसके बाद विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए तो बोन रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। जिस तरह हमने डायग्राम में देखा था कि किस तरह विटामिन डी और PTH जो है वो ओस्टियोसाइट्स को ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और फिर उससे बाकी ओस्टियोप्रोटैग्रिन और बाकी रैंक L और MCSF वो रिलीज़ होते हैं ओस्टियोब्लास्ट से। अच्छा, विटामिन डी जो है इसकी इंक्रीज़ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो बोन रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। स्मॉलर क्वांटिटीज़ में विटामिन डी की स्मॉलर क्वांटिटीज़ में बोन कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। तो क्योंकि वो कम कंसनट्रेशन हो तो वो उसमें बोन कैल्शियम अपटेक ही करवाता है विटामिन डी, मगर जो है ना वो ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट नहीं करता, जिससे फिर फर्दर जो है ना ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं होते और बोन रिजर्शन नहीं होती। इसलिए स्मॉलर क्वांटिटीज़ में बोन कैल्सिफिकेशन जो है वो उसकी कैल्सिफिकेशन होती है स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन डी में। तो उसके यहाँ देखें कि ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोल कैल्सिफेरॉल में स्किन में चेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो लीवर में जाएगा कोल कैल्सिफेरॉल, ठीक है। लीवर में जाकर वो क्या लीवर में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वो कोल कैल्सिफेरॉल को 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में तब्दील कर देगा, ठीक है। फिर वो लीवर में जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, वो किडनी में जाएगा, किडनी में जाकर किडनी में एक एंजाइम है जिसको 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं, वो कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में कैल्सिट्रायोल की फॉर्म में, ठीक है। वो कैल्सिट्रायोल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब कैल्सिट्रायोल जो है इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है 1 हाइड्रोक्सिलेज पर, 1 हाइड्रोक्सिलेज पर भी, मतलब कि कैल्सिट्रायोल की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाइड्रोक्सिलेज 1 उसकी कंसंट्रेशन वो इनहिबिट करेगा, जिससे फर्दर जो है ना कन्वर्जन नहीं होगी 25 हाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल की कैल्सिट्रायोल में एक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ पे जो कैल्शियम है ये विटामिन D3 है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी में। और PTH जो है ये हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है और लो फास्फेटेज भी एक्टिवेट करता है, जिससे फर्दर कन्वर्जन होती है 25 हाइड्रोक्सिलेज की कोल कैल्सिफेरॉल की हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल की 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में, ठीक है। अब ये किडनी से बाहर आता है, ठीक है। एक तो ये किडनी से बाहर आकर क्या कहता है कि बोन फार्मेशन करवाता है, कैल्शियम अपटेक करवाता है, और जो फिर ये उसमें इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। कैल्सिट्रायोल के रिसेप्टर जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। वो रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए पर बाइंडिंग साइट होती है उस कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की, वो मैसेंजर आरएनए बनाती है, ठीक है। और डीएनए पर ये एक्टिव साइट मौजूद होती है, ठीक है। फिर उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन बनती है जिसको कार्बिंडिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये कार्बिंडिन प्रोटीन। इसकी ट्रैफिकिंग हो रही होती है जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं साइट इंटेस्टाइन के उसकी तरफ, वहाँ पर जहाँ यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये आकर अटैच हो जाती है। कार्बिंडिन प्रोटीन है ये कार्बिंडिन प्रोटीन है, ये जो आप ये वाली कार्बिंडिन प्रोटीन है। कैल्शियम इसको अपटेक करवाया, एब्जॉर्प्शन करवा रही है, और यहाँ पर प्लाज्मा सेल से क्रॉस करता हुआ प्लाज्मा में आता है, ठीक है। कैल्शियम और बोन इसको अपटेक करवाती है, ठीक है। ये बोन इसकी फॉर्मेशन हो रही है, टर्नओवर हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो अगली वीडियो होगी उसमें पार्ट 3 इंक्लूड करूँगा मैं, उसमें PTH और कैल्सिटोनिन के फंक्शंस देखेंगे, और उसका कैल्शियम का हम फंक्शन देखेंगे टीथ फिजियोलॉजी में हम करेंगे, वो 3rd पार्ट होगा।